Welcome to the St. Angels online class. Today we are here with a new video of class 9, subject physics, chapter number 4, that is flotation. तो प्यारे बच्चों, हम चैप्टर नंबर 3 के बाद अब चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं। आपको किसी किसी बुक्स में ये चैप्टर नंबर 3 भी होगा। जो फ्लोटेशन और ग्रेविटेशन है वो कंबाइंड भी है किसी किसी न्यू बुक में, और ज़्यादातर न्यू बुक्स में मैंने देखा है कि ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन और ये फ्लोटेशन, पहले ये अलग अलग थे, अब ये कंबाइंड दे दिया है अंडर द चैप्टर ग्रेविटेशन, जो चैप्टर नंबर 3 है। तो किसी किसी की बुक्स में चैप्टर नंबर ये 3 है और किसी बुक्स में चैप्टर नंबर ये 4 है। न्यू बुक्स की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू माई बुक दिस इज चैप्टर नंबर 4 फ्लोटेशन, ठीक है। तो फ्लोटेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने लास्ट वीडियो में बेटा प्रेशर देखा था, ठीक है, क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है वो हमने देख लिया था। फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट, और फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। उसकी एसआई यूनिट हमने देख ली थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आज इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं, क्या कुछ एक्टिविटी देखने हम जा रहे हैं कि कैसे हम प्रेशर को समझ सकते हैं, या फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं प्रेशर के। देखिए, हम इसको सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक क्या है, एक वुडन टेबल है, ठीक है। दिस इज वुडन टेबल, ये एक वुडन टेबल है। इस वुडन टेबल के ऊपर एक क्या, हमने एक आयरन नेल रखी हुई, ठीक। आयरन नेल को इस तरह से रखा है, दिस इज एन आयरन नेल, ठीक है। ये इसकी पॉइंटेड एंड है, ये आयरन नेल यहाँ पर इसके ऊपर हमने ऐसे रख रखा है, ठीक है। अब हैमर से हम इसको स्ट्राइक करते हैं, हैमर मारते हैं इसमें, ठीक है। जैसे हम इसमें हैमर मारेंगे तो आप देखेंगे क्या कि ये जो पॉइंटेड एंड है ये इसके अंदर धंस जाता है ना, वुडन टेबल के अंदर, उस लकड़ी के अंदर धंस जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉइंटेड एंड ना हो, इफ इट इज नॉट ए पॉइंटेड एंड, ठीक है, पॉइंटेड एंड होगा तो इट इज इजी टू पेनिट्रेट, इजी टू पेनिट्रेट इन द वुड, तो वो लकड़ी के अंदर आसानी से घुस जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ब्लंट एंड होगा, लेकिन अगर ये ब्लंट एंड होगा, ब्लंट मींस ठुंठा, तो क्या होगा, नॉट इजीली पेनिट्रेट, ये इजीली पेनिट्रेट नहीं होता, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब एरिया ज्यादा होता है तो आपने जो भी फोर्स लगाया, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है, हैमर से, आपने उतना ही फोर्स इस पॉइंटेड एंड के लिए लगाया और उतना ही फोर्स आपने एक दूसरी आयरन नेल ली एक ब्लंट एंड के लिए लगाया। तो आप देखेंगे जो ब्लंट एंड है वो ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करता उस लकड़ी के अंदर, कम करता है, और जो पॉइंटेड एंड होता है वो ज्यादा पेनिट्रेट करता है, ठीक है, उस लकड़ी के अंदर, वुड के अंदर। इससे ये पता चलता है कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जितना ज्यादा इसका एरिया होगा, अगर ये ब्लंट एंड होगा तो थोड़ा मोटा मोटा होगा नीचे से, एरिया ज्यादा होगा इसका एंड का, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम अप्लाई होता है, इस फोर्स का प्रेशर कम होता है, जिसके कारण वो नीचे पेनिट्रेट ज्यादा नहीं कर पाती, कम पेनिट्रेट करता है, ठीक है। और अगर एरिया कम होगा तो ये प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसके कारण ये ज्यादा पेनिट्रेट करता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है आपकी बुक में, ये मैंने बताया। ऐसी दूसरी एक और एक्टिविटी है, सपोज कीजिए यहाँ पर क्या रखा है, ये क्या है, ये हीप ऑफ सैंड, ठीक है। यहाँ पर हीप ऑफ सैंड, सैंड का ढेर है यहाँ पर, ठीक है। इस सैंड के ढेर में क्या किया आपने, सपोज कीजिए क्या रखा, इसमें आपने क्या रखा, सपोज एक 2 किलोग्राम का आपने वो रखा, ठीक है, ये 2 किलोग्राम का मास है। तो आप देखेंगे जैसे इस सैंड के ढेर पर आप 2 किलो का कुछ चीज रखेंगे तो उसका जो कुछ पोर्शन होगा ये नीचे वाला धंस जाएगा सैंड के अंदर, नीचे चला जाएगा कुछ पोर्शन उसका, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी के बराबर में एक 5 किलो का, एक क्या करें, 5 किलो का वो रख ले कोई ब्लॉक, तो आप देखेंगे कि 5 किलो का ब्लॉक रखने पर सैंड के अंदर जो ज्यादा पोर्शन होगा, ठीक है, वो कौन से ब्लॉक का होगा, 5 किलो वाले ब्लॉक का। तो इससे ये पता चलता है कि एक्चुअल में इन दोनों का कौन सा फोर्स लग रहा है सैंड के ऊपर, थ्रस्ट फोर्स जिसे हम कहते हैं, या इनका वेट कह सकते हैं W, ठीक है। इन दोनों का वेट नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है जो कि एक फोर्स ही होता है, या हम इसे थ्रस्ट भी कह सकते हैं, एक्टिंग ऑन द सैंड सरफेस। तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, जिसके कारण वो ज्यादा धंस जाता है। तो वेट किसका सबसे ज्यादा होगा, 5 किलोग्राम के मास का, जिसके कारण इसका फोर्स डाउनवर्ड लगेगा और वो नीचे की तरफ धंस जाएगा सैंड में और ज्यादा धंसेगा, ठीक है। ये फोर्स कम एक्सर्ट करेगा सैंड के ऊपर, इसलिए कम पेनिट्रेट करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जब इन दोनों को हमने मिलाया तो हमारा बनता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, दैट P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि प्रेशर, ये इन दो फैक्टर्स के ऊपर ये प्रेशर डिपेंड करता है, किसके, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट्स ऑब्जेक्ट
and pressure is directly inversely proportional to area of that particular object। ठीक है, तो ये दो हमारी एक्टिविटीज आपकी बुक में दी हुई है, ये मैंने अभी आपको बताया। अब हम चलेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेशर पर। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेशर। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेशर? तो पहला जो कॉन्सिक्वेंसेज है, आप जानते हो रेलवे ट्रैक्स का एक एग्जांपल है कि रेलवे ट्रैक्स आर लेड डाउन। कॉन्सिक्वेंसेज हम पढ़ रहे, परिणाम क्या है इस प्रेशर के हमारी डेली लाइफ में, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर के कॉन्सिक्वेंसेज। तो उसमें जो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है, रेलवे ट्रैक्स आर लेड डाउन on wooden sleepers or iron sleepers, are laid on wooden or iron sleepers। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो रेल की पटरियां होती है, ठीक है, जो रेल की पटरियां होती है, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन और आयरन स्लीपर्स। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीच बीच में आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स में कुछ पट्टियां होती है, इनको बोलते हैं स्लीपर। या तो ये आयरन के होंगे, रेक्टेंगुलर बार से होते हैं, रेक्टेंगुलर बार बीच बीच में पैरेलल एक दूसरे की इक्वल स्पेस पर रखे होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये रेलवे ट्रैक्स, अभी रेलवे ट्रैक्स नहीं है, ये बीच में रखे हुए जो आप पत्थर होते हैं ना बीच में, उन्हीं के ऊपर ये बार्स रखे होती है, स्लीपर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्लीपर्स। या तो ये आयरन के बने होंगे, या फिर वुड के, या फिर सीमेंटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, सीमेंट के। फिर इनके ऊपर हम जो रेलवे ट्रैक्स जो होती है, इनके ऊपर जो आयरन की होती है, साइड में दो होती है ना आयरन की रेल चलती है, वो रेलवे ट्रैक, तो वो इन्हीं वुडन स्लीपर्स या आयरन स्लीपर्स के ऊपर बिछाई जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है बताइए, ऐसा रीजन क्या है? ये केवल प्रेशर के कारण है। ऐसा इसलिए कि जब ये जो रेलवे ट्रैक्स है, इनको हम वुडन या आयरन स्लीपर्स के ऊपर बिछाएंगे तो जो एरिया होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जो एरिया होगा वो बढ़ जाएगा, तो इससे जब ट्रेन इन रेलवे ट्रैक्स के ऊपर चलेगी तो उसका जो प्रेशर होगा वो लार्ज एरिया के ऊपर स्प्रेड होगा। और अगर प्रेशर लार्ज एरिया के ऊपर स्प्रेड होगा, अगर एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर ऑफ द ट्रेन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर विच दैट विल बी लेस। ठीक है, वो कम हो जाएगा, तो आपका जो रेलवे ट्रैक होगा नीचे नहीं धंसेगा ग्राउंड में। ठीक है, लेकिन अगर ये रेलवे ट्रैक्स ना होती ये वुडन स्लीपर्स या आयरन स्लीपर्स, तो रेलवे ट्रैक्स केवल ऐसे बिछा दी जाती, तो क्या होता, उनका एरिया कम होता है ना, बहुत कम चौड़ी होती है, ज्यादा एरिया नहीं होता उनका, तो एरिया कम होता तो प्रेशर उस ट्रेन का ज्यादा होता, जिसके कारण रेलवे ट्रैक्स नीचे धंस सकती थी, वो सिंक कर जाती, ग्राउंड के अंदर धंस जाती। ठीक है, इस कारण से रेलवे ट्रैक्स से पहले हम क्या बिछाते हैं, वुडन और आयरन स्लीपर्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जिससे कि एरिया बढ़ जाए, एरिया टू ट्रांसमिट द प्रेशर ऑफ द ट्रेन को ट्रांसमिट करने के लिए एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रेशर कम लगता है। ठीक है, और वो रेलवे ट्रैक सिंक नहीं करती नीचे की तरफ। ठीक है, नाउ सेकंड एप्लीकेशन हम देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन में क्या है, शार्प नाइफ इज मोर इफेक्टिव इन कटिंग। सिंपल सी बात है, जो शार्प नाइफ होता है वो ज्यादा इफेक्टिव है। शार्प नाइफ इज मोर इफेक्टिव इन कटिंग। शार्प नाइफ ज्यादा इफेक्टिव होता है कटिंग में। क्यों? क्योंकि शार्प नाइफ का जो एरिया होता है, आप देखते हो जो पैना बहुत ही बारीक सा होता है ना, तो उसका जो एरिया होता है शार्प नाइफ का बहुत कम होता है, जिसके कारण जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे किसी चीज को काटने के लिए, तो उसका जो एरिया कम होगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा। प्रेशर ज्यादा लगेगा तो आसानी से कोई भी चीज कट सकती है। जबकि ब्लंट नाइफ जो ठुंटा होता है, उसका एरिया ज्यादा होता है, चौड़ा होता है, जिसके कारण प्रेशर कम लगता है। उतना ही फोर्स अप्लाई करोगे तो प्रेशर कम लगेगा, आसानी से नहीं कट पाएगा कोई भी चीज। ठीक है, सिंपल सी बात है। थर्ड एप्लीकेशन इसकी है, जो केमल होता है जो, तो वो क्या करता है, सैंड के ऊपर आसानी से दौड़ सकता है, जबकि मैन उसका जो सरफेस एरिया होता है पैरों का नीचे का वो बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके पैर धंसते हैं। तो ऐसा क्यों? कि जो केमल है उसको आसानी से सैंड पे रन कर लेता है, दौड़ लेता है, लेकिन जो मैन है जब वो दौड़ता है उसके पैर धंसते हैं। सिंपल सी बात है, जो केमल का पैर है उसके नीचे का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, जिसके कारण एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। प्रेशर कम लगेगा तो ग्राउंड के ऊपर प्रेशर कम लगेगा तो धंसेंगे नहीं पैर इसके। ठीक है, और इंसान का जो पर्सन का फुट के नीचे का एरिया होता है वो कम होता है, जिसके कारण प्रेशर ज्यादा लगता है और उसके पैर धंस जाते हैं। सभी एप्लीकेशन इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा जो स्कूल बैग्स होते हैं, स्कूल बैग्स की जो पट्टियां होती है, स्ट्रैप्स, ठीक है, जो स्ट्रैप्स होते हैं वो चौड़ी बनाई जाती है। ठीक है, दे आर मेड वाइडर, स्ट्रैप्स आर वाइडर,
ताकि पेन ना हो हमारे कंधों में, शोल्डर्स में। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा होगा पट्टी होगा तो प्रेशर हमारे शोल्डर्स पे कम लगेगा, जिसके कारण हमें ज्यादा पेन नहीं होगा। अगर वो कम पट्टियां कम होंगी, अगर चौड़ी नहीं होंगी, बारीक होंगी, तो एरिया कम होते प्रेशर बढ़ जाएगा, इसके कारण हमारे कंधे में पेन होगा, वो चुभेंगी। ठीक है, ये सारी एप्लीकेशन है, कॉन्सिक्वेंसेज। ए शार्प नीडल पियर्स द स्किन इजीली, वही है बारीक सी शार्प नीडल अगर होगी तो हमारी स्किन को फाड़ देगी आराम से, और ब्लंट होगी तो नहीं। वही सिंपल एरिया की बात है, शार्प नीडल का एरिया कम होता है, जिसके कारण वो आसानी से स्किन में चली जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज है, आप आसानी से इन्हें पढ़िए अपनी बुक में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो क्या पढ़ेंगे, 4 न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर 4 के। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।